हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए नया टॉपिक क्लास 12th चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अगला टॉपिक लेकर आए हैं, जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र। ये इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन परिचय इसका देंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। अगर इसका इंट्रोडक्शन एक बहुत सरल शब्दों में बताना चाहें तो आप कह सकते हैं, स्तनधारी प्राणियों में प्राइमेटा ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले सभी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र होता है। ये बात बता देना यहाँ पे उचित है कि हम प्राइमेटा के अंतर्गत किन स्तनधारी प्राणियों को रखते हैं। प्राइमेटा के अंतर्गत वो सभी स्तनधारी रखे गए हैं जिनके अंगूठे और उंगलियों के बीच 90 अंश का कोण पाया जाता है, जैसे बंदर, चिंपांजी और मनुष्य। ये प्राइमेटा ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं और इनमें जो फीमेल होती हैं उनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। और ख़ासकर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्रीडिंग के लिए होता है, यानी संतान उत्पन्न करने के लिए होता है। सामान्य में ये कहें कि जैसे पौधों में फल बनता है, उसके पहले पौधा अपनी पत्तियों को, फूलों को झाड़ करके नई पत्तियां ले आता है, नया फ्लावर बनता है और फिर उस फ्लावर के द्वारा नए फल बनते हैं, उसके अंदर बीज बनती हैं और बीज के द्वारा नया पौधा बनता है। इसी प्रकार से प्राइमेटा ऑर्डर के अंतर्गत होने वाली ये प्राकृतिक घटना है, नेचुरल घटना है। इसके बिना प्राइमेटा ऑर्डर में संतान उत्पन्न करना संभव नहीं है। तो देखा ये गया बच्चों, मादा में जब जनन काल प्रारंभ होता है तो जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। मादा में यह जनन काल 13 से 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाता है। यानी कि 13-14 वर्ष से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और 45 से 50 वर्ष के बाद ये अपने आप स्टॉप हो जाती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉप होने की क्रिया को, बंद होने की क्रिया को मोनोपाज कहते हैं। मोनोपाज के बाद यानी 45 से 50 के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है और फीमेल में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में समझाने के लिए आपको हम ले चल रहे हैं सेकंड हेडिंग में, मैकेनिज्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र की क्रिया विधि। यह मासिक चक्र की क्रिया विधि 4 अवस्थाओं में पूरी होती है, जिन अवस्थाओं को यहाँ पे 4 फेज में बताया गया है। नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी और नंबर डी। इन्हें आप नंबर 1st, 2nd, 3rd या 4th भी कह सकते हैं। तो हम चलते हैं नंबर ए पे, मेंस्ट्रुएशन फेज। इस अवस्था को रजोस्राव अवस्था कहते हैं। रजोस्राव अवस्था कहते हैं। सेकंड है फॉलिकुलर फेज। इस अवस्था में ग्रैफियन फॉलिकल्स का विकास होता है और ग्रैफियन फॉलिकल्स में मैच्योर ओवम बन करके तैयार हो जाता है। तीसरा फेज है ओवोल्यूशनरी फेज। इसे अंड क्षरण कहते हैं। इस अवस्था में ओवरी से
ओवम या एग बाहर रिलीज होता है। और लास्ट डी पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे, ल्यूटियल फेज। इस अवस्था में ग्राफियन फॉल विदाउट ओवा, यानी कि ऐसी ग्राफियन फॉलिकल्स जिससे ओवा रिलीज हो गया होता है और वो बदल जाती है एक ग्लैंडुलर संरचना में, ग्रंथीय संरचना में, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, जिससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो इन्हीं चारों अवस्थाओं को हम एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाएंगे। ये आपके लिए कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम सरल वे पे बना करके लाया हूँ। और यहाँ पे इस साइकिल को 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया और ये चारों अवस्था फर्स्ट डे से स्टार्ट होकर के 28 या 29 डेज में पूरा होगा या होता है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पूरा चक्र होता है वो 28 दिन का होता है। इसमें पहला चक्र, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देखें लिखा गया है पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहली अवस्था होगी उसे मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। इस अवस्था में यूटेरस की एंडोमेट्रियम लेयर, यूटेरस की लेयर को हम लोग पिछले क्लास में 3 लेयर में डिवाइड किए थे। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, मध्य में मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली परत को एंडोमेट्रियम कहा गया था। तो इस अवस्था में एंडोमेट्रियम लेयर नष्ट होकर टूटकर गिरती है, रिलीज होती है, जिससे उसमें पाए जाने वाले रक्त केशिकाएँ, ब्लड वेसल्स भी टूट जाती हैं और ब्लड रिलीज होता है। तो पहले से लेकर के 5वें तक फेज को ये हम कहेंगे रजोस्राव अवस्था। इस अवस्था में इसके बाद आगे चलते हैं 7वें 6ठे डेज से लेकर के 13वें डेज तक की जो अवस्था है वो सेकंड अवस्था, फॉलिकुलर अवस्था। ये यहाँ देख सकते हैं फॉलिकुलर अवस्था। और इस फॉलिकुलर अवस्था में ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल्स पाई जाती हैं वो ग्राफियन फॉलिकल्स आकार में बड़ी होती हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आकर के ये मैच्योर हो गई है, 13वें दिन कम्प्लीटली मैच्योर होती है। और इसके साथ ही सेकंड अवस्था यानी फॉलिकुलर अवस्था में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लेयर, यहाँ पे देख सकते हैं, ये एंडोमेट्रियम लेयर दोबारा रीजनरेट होने लगती है, दोबारा फिर से बनने लगती है। इस अवस्था में जो हार्मोनल कंट्रोल होता है वो हार्मोनल कंट्रोल भी हम आगे चल के आपको बात करेंगे। इसके बाद अगला थर्ड स्टेज आप देखें यहाँ पे सी नंबर और ओवोल्यूशनरी फेज। इस अवस्था को अंड क्षरण अवस्था कहते हैं। ये ठीक 14वें या 15वें दिन होता है, यानी कि अंडाशय से ओवा का बाहर रिलीज होने की क्रिया को ओवोल्यूशनरी फेज कहते हैं। और 14वें दिन ओवरी से अंडा या ओवम रिलीज होकर बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए प्रवेश करता है। फिर डी पॉइंट पे फिर फोकस कर रहा हूँ, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की लास्ट अवस्था होती है जो 16वें 17वें दिन से प्रारंभ होकर के 28वें 29वें दिन तक चलती है। और इस अवस्था में मुख्यतः 2 घटनाएं होती हैं।
पहली घटना गर्भाशय की दीवार जायगोट को धारण करने योग्य बनता है, यानी पूर्ण विकसित हो जाता है ताकि वो जायगोट को धारण कर सके। और यहीं पे ओवेल्यूशन के बाद ओवा जब ओवरी से या ग्रैफियन फॉलिकल्स से बाहर रिलीज हो जाता है तो शेष बची हुई ग्रैफियन फॉलिकल्स यानी विदाउट ओवा, बिना ओवा के जो ग्रैफियन फॉलिकल्स होती है वो परिवर्तित हो जाती है एक ग्रंथीय संरचना में जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट किया जाता है और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी या गर्भधारण के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद अगर गर्भधारण या प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये कार्पस ल्यूटियम आकार में छोटा हो जाता है जिसे कार्पस एल्विकस कहते हैं और ये कार्पस एल्विकस फीमेल के शरीर से बाहर रिलीज हो जाती है। ये तो प्रक्रिया मेंस्ट्रुअल साइकिल के इन चारों फेज की थी, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवेल्यूशनरी फेज और ल्यूटियल फेज। बच्चों, इन चारों अवस्थाओं को विभिन्न प्रकार के हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब हम आपको ले चल रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल पे। जैसा कि आपको बताया गया है कि ब्रेन के जस्ट नीचे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों को कंट्रोल करती है हार्मोन को रिलीज करने के लिए और हार्मोन को रिलीज ना करने के लिए संदेश देती है। इसलिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले हार्मोनल कंट्रोल पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सबसे पहले हम बात करें तो ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल करके ओवरी तक ब्लड के द्वारा ओवरी तक पहुंचता है और ओवरी में पाई जाने वाली प्राइमरी ग्रैफियन फॉलिकल्स को ओवा फॉर्मेशन या oogenesis प्रक्रिया के लिए एक्साइट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब इन फॉलिकल्स पे कार्य करता है तो ये ग्रैफियन फॉलिकल्स आकार में बड़ी होने लगती हैं और इनके अंदर ओवा का निर्माण oogenesis प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है। इसी दौरान ग्रैफियन फॉलिकल्स के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन ओवुलेशन को रेगुलेट करने के लिए यानी ओवरी से अंडे को रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। तो देखा गया बच्चों कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्टार्टिंग के दिनों में फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे जब हम आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो ये एक ग्राफिकल निरूपण यहाँ पे आपके लिए किया गया। ये एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता पहले कम होती है और धीरे धीरे जैसे 13वें 14वें दिन पे पहुँचते हैं इसकी मात्रा बढ़ती है और 14वें दिन पूर्णता बढ़ करके ग्रैफियन फॉलिकल से ओवा को रिलीज करने के लिए प्रेरित कर देती है। इसी प्रकार से आगे चलें तो देखा गया कि जब ये ग्रैफियन फॉलिकल्स से ओवर रिलीज हो जाता है तो शेष बची हुई ग्रैफियन फॉलिकल्स को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है जो लगभग 17वें 18वें दिन अपने पूर्ण अवस्था यानी कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पे होता है और ये गर्भाशय को गर्भधारण के लिए पूर्णतः प्रेरित करता है। यदि गर्भधारण नहीं हुआ तो इसकी सांद्रता कम होने लगती है और धीरे धीरे
23, 24, 25, 28वें दिन इसकी सांद्रता शरीर में बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था। कहाँ काम किया? ग्राफियन फॉलिकल्स पे। किस लिए कार्य किया? एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए और प्रोजेस्टेरॉन के लिए। अब हम देखते हैं आगे चल कर के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेनली जो काम करता है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स ओवर रिलीज होने के बाद ये कार्य करेगा और एंड्रोजन नामक हार्मोन बनाता है जो फीमेल के सभी प्रकार के सेक्स कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। यानी कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन संपूर्ण प्रक्रिया में मदद करता है। इसकी भी सांद्रता आप देखें, पहले दिन कम होती है, इसके बाद धीरे धीरे इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है और 13वें 14वें दिन ये सबसे ज़्यादा सिक्रीट किया जाता है। इसके बाद ओवा के रिलीज होने के बाद, यानी कि ओवा फॉर्मेशन क्रिया को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही कंट्रोल कर रहा है और इसके बाद इसकी भी सांद्रता धीरे धीरे कम हो जाती है और यहाँ पे पहुंचकर 28वें दिन ये भी बिल्कुल बॉडी में कम हो जाता है। तो इस प्रकार से इस डायग्रामेटिक या इस डायग्राम के द्वारा आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की संपूर्ण प्रक्रिया को समझ सकते हैं। बच्चों, लास्ट में देखें मोनोपॉज लिखा गया है और मोनोपॉज प्रक्रिया स्टार्टिंग में ही बता दी गई थी कि 45 से 50 वर्ष के उम्र के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने आप बंद हो जाती है तो इस अवस्था को मोनोपॉज अवस्था कहते हैं। और मोनोपॉज अवस्था के बाद फीमेल चाइल्ड का बर्थ नहीं कर सकती, यानी कि ओवा रिलीज होना बंद हो जाते हैं और 45 से 50 के बाद की जो अवस्था होगी वो मोनोपॉज की अवस्था होगी। इस समय एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सभी हार्मोन बॉडी में कम होने लगते हैं, जिसके कारण फीमेल में चिड़चिड़ापन, कमजोरी और मानसिक टेंशन जैसी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल थी। ओके बच्चों, अगली क्लास में आपके लिए मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा, इसे आप पढ़ लीजिएगा और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप करिएगा। जिनमें प्रॉब्लम होगी मेरे से संपर्क करिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।